आज की हमारी शख्सियत एक फनून लतीफ़ा की एक मुनफरिद शख्सियत है। ये कोरियोग्राफर हैं और डांस फॉर्म की मुख्तलिफ शोबात में, मुख्तलिफ तरीक़ों में महारत रखते हैं और बाकी हम इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में। फर्रुख दरबार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फर्रुख? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए कुछ अपनी डांस के बारे में, कोरियोग्राफी के बारे में। बस ही शौक था और शायद कुछ रास्ते इस तरह के बनते गए और कि मैं बस इस फील्ड में आ गया। कुछ लोग अच्छे मिल गए, कुछ ने शायद ये टैलेंट भाग लिया था। तो जब पाकिस्तान में डांस बिल्कुल बैन था और पाबंदी थी, नहीं कर सकते थे, तो हमें शायद ये एडवांटेज था कि क्योंकि लड़के थे और उन्होंने कहा कि और सिर्फ पीटी भी था, तो उन्होंने हमें कहा कि कहीं देख लिया था हमें डांस करते हुए, तो उन्होंने कहा कि जी बस आप आ जाएं, वाइट शलवार कमीज और ग्रीन पटका और जो है वो मिली नगमों पे हमने। तो यानी आपने स्टार्ट मिली नगमे, फोक डांस इनसे किया, फिर बाकायदा ट्रेनिंग ली या बाकायदा ट्रेनिंग के बाद आया? नहीं, एक्चुअली मेरा ये था कि मैंने शुरू में तो मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। मैं खुद ही से बहुत अच्छा नाच लेता था और कोरियोग्राफ कर लेता था। सेंस मेरा जो था वो बहुत अच्छा था, तो ये था अच्छा। और फिर मेरी एक खास बात ये थी कि मैं कुदरती तौर पे कुछ पाकिस्तानी गानों पर ही डांस करता था। तो नॉर्मली लोग जो थे वो पाकिस्तानी गानों मतलब पे करते थे, लेकिन इस तरह नहीं करते थे जिस तरह से शायद मैं करता था, या इतना ट्रेंड नहीं था और लोगों को ये नहीं लगता था कि शायद ये इन गानों पे भी डांस हो सकता है। जैसे मुझे याद है कि आवाज़ ग्रुप का एक गाना था कुछ इस तरह करके, बना ही नहीं था जब पाकिस्तान, किसी को नहीं थी किसी की भी पहचान, बिल्कुल जादू का चराग वो इस तरह का। तो उस गाने पे मैं डांस करता था, तो वो गाना बड़ा कैची था और तो लोगों को वहाँ से फिर हमें पीटीवी पे अप्रोच किया गया और सब डांस बैंड था। फिर वो जी उन्होंने हमारे लिए स्पेशली परफॉर्मेंस की हमारी इजाज़त ली और हम वाइट शलवार कमीज और ग्रीन पटका, और मैंने बहुत सारे पाकिस्तान के नेशनल सॉन्ग्स जो हैं वो कोरियोग्राफ किए। बल्कि मैं उन्हीं के बारे में बताइए कि जो कोरियोग्राफी की तरफ आप खुद ही आए, यानी डांस से ज़्यादा आपको कोरियोग्राफी पसंद है, या पहले तो ये बताइए कि कोरियोग्राफी और डांस में क्या फ़र्क है? अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ जो ये मेंशन कर दूं कि मतलब मिली नगमों पे तो मैं डांस करता था और मेरे क्रेडिट में एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो ये है कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम भी मैंने कोरियोग्राफ किया। अच्छा जी, तो वो भी शायद मेरे क्रेडिट में शायद इसी वजह से आया। तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, और मुझे याद है कि आसिम रजा ने इसे डायरेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम 50 साल 100 साल तक भी तुम ये बात कह सकते हो कि तुमने कोरियोग्राफ किया। तो मैं बड़ा खुश हुआ इस बात पे कि मतलब मुझे ये इजाज़त हासिल है कि आपको अच्छा लगता है ना जब आप अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा। तो और ये क्रेडिट मुझे मेरे ही हिस्से में आया इसलिए कि मैं लड़का था, तो उन्होंने कहा डांस की परमिशन दे दें। और शुरू में तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी बड़ा मसला होता था क्योंकि वो कैटेगरी नहीं थी डांस की, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इन होना शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत काम किया और अच्छा काम किया, अच्छे डायरेक्टर्स मिले, अच्छे लोग मिले। ये बताइए क्लासिकल डांसिंग की तरफ आपका मैंने सुना है रुझान, या आपको आता है, क्या फॉर्म्स हैं? बिकॉज वो हमें और नाज़रीन को बताइए उसके बारे में। वो एक्चुअली पहले तो मैं आना शुरू हो गया था। अच्छा, चूंकि शौक था तो मुझे था कि मैं सीखूं, तो फिर मैंने सीखना शुरू कर दिया। मुझे उस्ताद भी बहुत अच्छे मिल गए। मेरे पहले उस्ताद जो थे वो एहसान अहमद अमरूदी थे जो PNC में डांस सिखाते थे, और निगर चौधरी से मैंने डांस सीखा। मैं बाकायदा एहसान साहब का, निगर चौधरी का, नाहिद सिद्दीकी का, किशन मोहन जी का इंडिया में, और इंडिया में रानी खानम जी का गंडाबंद शागिर्द हूँ। और फिर मैंने हिंदुस्तान में जाके दिल्ली में किशन मोहन जी और रानी खानम जी से मैंने रक्स की बाकायदा तरबियत ली, और ये मेरा शौक था कि इस वजह से। अच्छा, मुझे ये था कि जो कुछ कमा रहा था वो उसमें इन्वेस्ट भी कर रहा था, इसलिए कि आपको सीखना भी था। और तो यानी ये तो पैशन हो गया ना, ये सिर्फ शौक तो नहीं हुआ, बल्कि पैशन से भी कुछ जुनून, कुछ क्या आप इसको जो भी नाम दें, तो और वही फिर आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देता है। तो वही चीज़ें फिर आगे बढ़ती गई। और जब मैं सीखना शुरू नहीं किया था उससे पहले मेरी टीवी में परफॉर्मेंसेस आती थी, तो मैं स्टार तो उसी वक्त बन गया था, इसलिए कि
कोई आता ही नहीं था और मैं ही था और बहुत अच्छे मेरे तो कोरियोग्राफर और डांसर में या डांस उसमें फर्क क्या है? अच्छा, मैं इसमें दो चीजें नहीं बल्कि तीन चीजें मैं कहूँगा कि एक तो परफॉर्मर और एक कोरियोग्राफर और एक डांस मास्टर। अच्छा, परफॉर्मर तो वो है जो कि आपको डांस करता हुआ नजर आ जाता है। अच्छा, फिर आता है डांस मास्टर। डांस मास्टर वो होता है जो आपको डांस करना सिखाता है कि चक्कर कैसे लेते हैं, आपकी हाथ और पैरों की का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, डांस करते हुए देखते कहाँ हैं, आपने कैसे जंप लेनी है, आपने कैसे डिपिंग करनी है, वो आपको डांस मास्टर सिखाता है। अच्छा, कोरियोग्राफर जो होता है, कोरियोग्राफी बेसिकली ग्रीक जबान का लफ्ज है, ये दो लफ्ज हैं कोरियोग्राफी। कोरियो लिखी हुई, ग्राफी फिक्स, यानी कि फिक्स मूवमेंट। कोरियोग्राफर जो है वो मूवमेंट को फिक्स करता है कि आपने इस म्यूजिक पे ये मूवमेंट करनी, यानी डांसर उसमें इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता, इसलिए कि वो बेसिकली इम्प्रोवाइज की हुई चीज होती है। और अगर कोई कोरियोग्राफर अगर आपको कोई एक्शन बता रहा है तो डेफिनेटली उसमें उसका एक तजर्बा, उसकी ट्रेनिंग, वो सब चीजें शामिल होती हैं। और जो कोरियोग्राफर्स होते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि वो मुझे तो ऐसा लगता है उन पर हकीकत भी यही है कि आमद होती है कि म्यूजिक सुन के खुद आपको फील हो रहा होता है कि इसमें ये मूवमेंट अच्छी लगेगी या ये लगेगी, वही डिसाइड करते हैं। अच्छा, इधर मैं एक चीज और भी ऐड करूंगा। एक्चुअली आज के जो नए बच्चे हैं हमारे, वो बहुत देखते हैं, बहुत चीजें देखते हैं और उससे वो चीजें अखज़ भी कर लेते हैं। तो वो 4 स्टेप उन्होंने देख ली और वो काउंट्स उन्होंने 16 बीट उन्होंने ले ली और 4/4 की 4 स्टेप जब आप करेंगे, 4/4 से 16, तो वो उस म्यूजिक पे सेट होगा। वो आप कोई भी म्यूजिक ले लें। तो क्या कोई गाना 16 बीट्स के अलावा भी होता है? बिल्कुल होते हैं, डेफिनेटली मुख्तलिफ रिदम पैटर्न होते हैं। 12 बीट होता है, 10 बीट होती है, झपताल होती है, एक ताला होता है, 3 ताल होती है, 3 ताल, 16 बीट, उसमें तो सारी तालें फिर आ जाती। तो वो क्या करते हैं कि वो जो 4 स्टेप उन्होंने कर लेते हैं, वो आप किसी भी बीट पे करेंगे तो वो मतलब सही बैठेंगे। लेकिन अब वो गाने की फील क्या कह रही है, गाना क्या कह रहा है ना? आप कभी भी यस का एक्शन जो है वो ऐसे नहीं करते, आप हमेशा यस ऐसे ही करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ बीट पे कोरियोग्राफी होती है या शायरी भी इसमें मलूज़े खातिर रहती है? अरे बिल्कुल, इसके बगैर तो कोरियोग्राफी कुछ नहीं है। आपको जब यही नहीं पता कि वो शायर कह क्या रहा है, वो बात क्या कर रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है, वही तो असल चीज है। जो देखिए, हमारा जो डांस है, जो ईस्टर्न डांस है हमारा, उसकी ब्यूटी ये है कि हम चेहरे से नाचते हैं, कि जब तक हमारा चेहरा नहीं नाचे वो डांस बेकार है, वो आपके दिल पे असर नहीं करता। और कुछ डांस ऐसे भी होते हैं जो टेक्निक होती है, खूबसूरत मूवमेंट, ब्यूटीफुल मूवमेंट अलग होती है, मीनिंगफुल मूवमेंट अलग होती है। जब आप ऐसे करते हैं तो इसके माने कुछ और होते हैं, है ना? ये इट्स अ मीनिंगफुल मूवमेंट, ये भी मीनिंगफुल मूवमेंट है ना? लेकिन इसके मतलब भी अच्छे के हैं और इसके मतलब भी अच्छे के, लेकिन इसकी तो बात ही कुछ और है ना? अच्छा, ये बताइए कि कोरियोग्राफी हो गई, डांसेस हो गए, हर फॉर्म ऑफ डांसिंग हो गया, क्लासिकल डांस में आपने किस फॉर्म में सीखा, वो बताइए उसके बारे में। मेरी बेसिक ट्रेनिंग तो कथक की रही और कथक यानी अगर मैं इसको रिजेंबल करूं, कथा स्टोरी टेलिंग थ्रू डांस। जी, कथक के बेसिक मतलब ये होते हैं कि कथाकार यानी कि स्टोरी सुनाने वाला, कहानी सुनाने वाला, है ना? तो कथक जो है वो है बेसिकली यही। और वैसे तो और भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, बहुत सारे, मणिपुरी है, बहुत सारी हैं और वो सब अपनी जगह बड़ी खूबसूरत हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कथक जो है ना, वो आप मतलब मुझे पर्सनली बड़ा वो एक फीलिंग देती है। एक मैं जैसा फील करता हूँ वही कथक में आपको बयान कर देता हूँ, है ना? जैसे मैंने कहा कि आप गुड का एक्शन ऐसे ही करते हैं या ऐसे ही करते हैं या ऐसे ही करते हैं, है ना? और तो जैसे आप फील करते हैं वही चीज आप उसमें बयान कर देते हैं रक्स में। अच्छा, क्या कथक की ट्रेनिंग कोरियोग्राफी में आपको काम ज्यादा आती है आपको लगता है, या बाकी क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांसिंग जो है वो भी काम आ सकती है? बिकॉज कथक इज वेरी फेमस, क्योंकि शो बिजनेस का ज्यादा
एक्चुअली हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें एक चीज ये है कि कथक में ये है कि पहला जब आप जाते हैं, ये बेसिकली मुगल कोड भी कहलाता है कि बादशाहों के दरबार में होता है, और इसका पहला टुकड़ा ही सलामी का टुकड़ा होता है ना। मतलब बादशाह को आप सलाम नहीं करेंगे तो फिर तो बड़ा आप मुश्किल में आ जाएंगे तो पहला टुकड़ा ही सलामी का टुकड़ा था। अच्छा हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं अब उसमें जरा सलामी के टुकड़े को उन्होंने कट कर दिया और उसमें पूजा का टुकड़ा उन्होंने शामिल कर दिया, जबकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा था। वो चूंकि उन्होंने ऐड करना है, कुछ एडिशन करने हैं तो वो कर रहे हैं सबके अपने कल्चर के हिसाब से। लेकिन कथक में तो पहला टुकड़ा ही सलामी का टुकड़ा है, और सलाम मुसलमानों में ही होता है। तो चूंकि मुगल कोर्ट में होता था और तो इसलिए वो कथक, और कथक तो मतलब अब तो मैंने देखा है माजरत के साथ कि वो दुपट्टा भी उन्होंने उतार दिया है, वरना तो घूंघट में कथक किया जाता है ना। और घूंघट गत होती है कि घूंघट कैसे निकाला जाता है, तो अब दुपट्टा ही नहीं पहना हुआ और गत आप घूंघट की कर रहे हैं, तो मतलब ये कैसी, इसीलिए चीजें जो खराब हो गई चीजों को। तो ये क्या मॉडर्नाइजेशन की वजह से हुआ या ये कोई डिलिब्रेशन है कि जी आप डिलिब्रेट इफेक्ट है कि ये चीज हमें अब चेंज इसको करना चाहिए? और जी मैं देखें इसमें मैं सोचने लगा आपकी बात से, आपके सवाल से, वो ये कि देखें ठीक है बदलाव आना चाहिए, लेकिन पहले आप ओरिजिनल तो दिखाएं। बिल्कुल सही। उसके बाद आप कहें कि मैंने इसमें ये जिद्दत की है, तो आप तो ओरिजिनल ही नहीं बता रहे, आप तो बगैर दुपट्टे के आ गई। तो ये तो जिद्दत नहीं हुई, क्योंकि अगर आप वही परफॉर्म कर रहे हैं स्टेप और सिर्फ एक कॉस्ट्यूम हट गया जी तो फिर तो कोई जिद्दत, तो ये तो कोई जिद्दत ना हुई ना। आप पेटीकोट और ब्लाउज में नाचना शुरू कर दें, बहुत पैसे आएंगे, बहुत लोग खुश होंगे। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई कि आइटम सॉन्ग जो अब बॉलीवुड और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी शुरू हो गए हैं। जी तो ये आपके इसी जुमले से मुझे याद आया। तो आइटम सॉन्ग क्या होता है? आइटम सॉन्ग एक गलत कॉन्सेप्ट जो है, जो हमारे यहाँ गिराइज हो गया है, और वो ये हो गया, वो ये समझ रहे हैं कि वो कोई बहुत बोल्ड सी खातून है जो बहुत बोल्ड एक्शन कर रही हैं, और लोग जो है वो क्लीन बोल्ड हो रहे हैं उनको देख देख के, तो या मुख्तसर कपड़े हैं उनके, तो आइटम नंबर का मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। देखिए मैं अगर आपको ये बताऊं, आइटम नंबर मेरे हिसाब से जो आइटम गर्ल है वो सबसे पहले थी, फिल्मों में आती थी कक्को। बिल्कुल ठीक है, पतली कमर है तेरे की नजर है ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वो थी पहली आइटम गर्ल, है ना। तो क्या वो ऐसे कपड़े पहनी हुई थी? नहीं, लेकिन एक सोसाइटी उस दौर की वैसी ही थी, जो आदाब थे, तो शायद वो वही चीज थी। जी है ना। अब बदल गए। अब कहाँ ऐसे, मुझे बताए कौन सा हमारे यहाँ बार में ऐसी लड़कियां डांस करती हैं? अगर मैं कहूँ उस वक्त कोरियोग्राफी ज्यादा थी, आज कोरियोग्राफी कम है, मतलब डांसिंग कम है, एक्सप्रेशन कम है, अगर मैं सही लफ्ज ले रही हूँ। देखिए मैं आपको चीज बताऊं, देखें आप जो हम अपनी फिल्मों की बात करें, हमारे मुल्क में जो फिल्में बन रही हैं, हमारी कोई परफॉर्मर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। माधुरी को नहीं जरूरत के पीछे 200 लोग नाच रहे हैं। बिल्कुल सही। वो अकेली खड़ी हो जाएगी तो उड़ा देगी। बिल्कुल सही। ऐश्वर्या राय अकेली खड़ी हो जाएगी तो उड़ा देगी, है ना। उसको नहीं जरूरत किसी की के पीछे लोग एक जुम्मा बाजार लगा हुआ, है ना। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो अकेले उसने किए हैं और वो बहुत जबरदस्त हैं। धक धक करने लगा में कौन से 25 पीछे परफॉर्मर नाच रहे थे। हम तो बेसिकली सहूलत चाहते हैं ना, क्योंकि हमारी हीरोइन वो दम नहीं है, वो कोरियोग्राफी में वो दम नहीं है, इसलिए हमने इतना मजमा जमा करा दिया है कि आप भूल जाएं, आप खो जाएं कि अच्छा ये सब। देखिए हमारे यहाँ डांसिंग तो इनबिल्ट है नहीं, हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट इस तरह नहीं है, और उससे ज्यादा कोई एक्टर, वो टाइम, वो चीज, वो रिहर्सल, इसमें बड़ी एक्सपेंसिव चीज है। अब वहाँ तो जैसे शुरू में तो जब पाकिस्तानी फिल्में बनी 90s में या लेट 90s में, तो बाहर से बॉलीवुड से कोरियोग्राफर्स आए और उनको बड़ी दिक्कत हुई उनको कि हमारे एक्टर्स को कराने में कि भाई वहाँ तो हम नंबर बोलते हैं कि इस बीट पे इस नंबर ये वाला स्टेप कर लो। तो पाकिस्तान में जो डांसिंग फिल्मों में लैग कर रही है, लेकिन इससे पहले बहुत अच्छी कोरियोग्राफी रही है। मैंने कुछ पुरानी फिल्मों पे गाने देखे हैं 60s वगैरह के, 70s के, बहुत अच्छे हैं। देखिए सबसे पहले तो देखें आप एक चीज देखें, मेरे पास एक कमर्शियल कोरियोग्राफ होने के लिए आया और कोई प्रोडक्ट ही मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उसमें हाँ, तो उसमें उन्होंने मुझसे कहा कि
कि ये प्रोडक्ट जो है हम इसका स्टैंडर्ड बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम आपके पास आए। और इससे पहले आपके ग्रुप में एक लड़की पीछे नाचती थी, तो हमने उससे कोरियोग्राफ करवा लिया। तो मतलब अब हम चाह रहे हैं कि हमारे जरा अपग्रेड हो जाए हमारा काम, तो इसलिए हम आपके पास आए। मैंने उनसे कहा कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपग्रेड के लिए आप मेरे पास आए। तो वैसे आजकल हो यही रहा है कि जिसको अब जरा कुछ बेहतर काम चाहिए होता है तो वो आ जाते हैं, वरना नए लोग तो कहते हैं कि 4 लड़कों को पकड़ो और यही कर देंगे कुछ ना कुछ। तो ये तो देखिए हर फील्ड में हो रहा है, जी, एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, जिसके पास कैमरा है वो डायरेक्टर है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और तो ऐसा तो ये तो हर फील्ड में है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, वकास होते हैं वैम फिल्म्स वाले डायरेक्टर, तो उनके साथ में एक कोई कमर्शियल कोरियोग्राफ करना था, उसमें फिल्म स्टार रीमा थी। तो कमर्शियल में वैसे ही बड़ा थोड़ा सा काम होता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, गाना जरा लेंदी होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार फरूक वो रीमा को बहुत आता है डांस, तो मैं तो रीमा को बुला लूंगा ना तो वो खुद ही नाच लेगी, तो उसको बताने की भी जरूरत नहीं। लेकिन बात ये है कि तुझे मैं इसलिए बुला रहा हूँ कि मुझे वो सिग्नेचर स्टेप चाहिए, मुझे वो चाहिए एक रिसर्च वर्क। तो उसके लिए तो फिर आप किसी एक्सपर्ट के पास ही जाएंगे ना, वरना नाच तो रीमा भी लेगी, वो तो कोई मसला नहीं है। और यही हुआ, और मेरा मैं ये बताना इधर मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि रीमा इतनी ऑर्गेनाइज हैं, और मैंने ऐसी कोई दूसरी आर्टिस्ट नहीं देखी पाकिस्तान में कि वो एक हल्का सा मूवमेंट को इधर उधर नहीं करती और आपसे पूछती हैं कि मैं ठीक कर रही हूँ, मतलब ये ऐसे ही करना है। ये प्रोफेशनल, और इसीलिए भाई ये लोग अपने साथ ले गए काम फिल्म इंडस्ट्री। जी बिल्कुल। अब कोई इतना मुखलिस होकर काम नहीं कर रहा फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल ऐसे सिर्फ चंद लोग हैं जो कर रहे हैं काम। तो वो उस्तादों को वो रिस्पेक्ट भी देती हैं और वो काम भी करती हैं। और ऐसे ही मैं दूसरा एक नाम लूंगा फिल्म स्टार सना का, कि उनसे भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि वो बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि उस्तादों की रिस्पेक्ट करने वाली हैं परफॉर्मर, और इसीलिए शायद उनके काम को भी बड़े। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हीरोइंस थी, ये एक लीग थी ना, अब तो ये वाली हीरोइंस काम नहीं कर रही? जी नहीं कर रही हैं, लेकिन इतना नहीं कर रही, रीमा नहीं कर रही, नहीं कर सकती ना ये लोग उस तरह। अब हीरोइन नहीं लगेंगी, देखें कम हमें यंग लॉट आ गई, बिल्कुल यंग लॉट आ गई, और ये होता है हर फिल्म में। आज माधुरी उस तरह से तो नहीं है ना, लेकिन है तो वो वाली चीज है। तो मुझे बताएं कि आज के जो यंग लॉट है उसमें चाहे हीरो हो हीरोइन हो, वो उस तरह का अच्छा डांस परफॉर्म नहीं कर पाता जो इनसे पहले के लोग कर लेते थे, या वो रिहर्स ज्यादा करते थे। देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि किसी को भी जो है वो एक तो प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। ये जो हमारे नई लॉट है ये बहुत ज्यादा मेहनत पे बिलीव नहीं करते, ये कहते हैं हम ऑन सेट आ जाएंगे, हम कर लेंगे, तो वो फिर वो क्वालिटी नहीं आती। आप कर तो लेते हैं लेकिन वो बात नहीं आती जो कि आप उसका हक नहीं अदा कर पाते, है ना। मूवमेंट तो शायद अच्छी होती है लेकिन आप शायद और बेहतर कर सकते हैं उसको, लेकिन वो नहीं कर पाते। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारी चीजें जो है वो लैग कर रही हैं। जब तक आप रिहर्सल नहीं करेंगे, बगैर रिहर्सल के तो आपको सेट पे जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि वो ऐसा समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्हें सब आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। डांस में तो खैर पाकिस्तान लैग करता है। अब आपके पास सारे तो वही दौरान नहीं हो सकते जो गाना बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म करते हैं। कोई आ जाए दोबारा से, तो ये सारे। दूसरी बात ये कि देखिए कोरियोग्राफर की जरूरत तो हमेशा से थी, और हमेशा माधुरी को अगर लें तो देखिए माधुरी कोरियोग्राफर नहीं है ना, लेकिन माधुरी को भी कोरियोग्राफर चाहिए कि वो अच्छा काम कराता है। तो जैसे रीमा बहुत अच्छी डांसर है, बेहतरीन डांसर है, उनके शोज होते हैं अमेरिका में क्लासिकल डांस के, लेकिन उनको कोरियोग्राफर चाहिए होता है। जी, वो इसलिए कि वो बताता है, वो डिसाइड करता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे मैंने माधुरी का इंटरव्यू देखा था, तो उसमें माधुरी ने ये कहा कि मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि मैं डांस करते हुए देखूं कहाँ, तो मुझे सरोज जी बताती हैं कि यहाँ देखना। तो इसका मतलब है कि उनको भी गाइडेंस की जरूरत है। सबको है, हाँ। सबको है। तो यहाँ के जो परफॉर्मर है वो ये समझते हैं कि शायद हमें गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं।
तो इसलिए कि बगैर गाइडेंस के फिर आप काम हो तो जाता है, काम तो हो जाता है, वो फिर उसका गैर मेयारी रहता है। हाँ उसमें। अच्छा ये बताइए, बॉलीवुड डांसिंग एक टर्मिनोलॉजी है जी, और अभी बनती जा रही है। जैसे मैं जितने भी बीबीसी के भी शोज देखूं, बाकी बाहर के चैनल्स के देखूं, तो उसमें भी ये टर्मिनोलॉजी, अंग्रेज भी अब ये टर्मिनोलॉजी यूज करता है कि जी, जैसे वो कहता है कि आज सैल्सा है या आज चा 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 है, या तो वो उसके बाद कहता है कि आज का दिन है वो बॉलीवुड डांसिंग है। जी ये क्या है? अच्छा, एक बॉलीवुड भी एक लॉलीवुड भी। नहीं, टर्मिनोलॉजी अभी बॉलीवुड ही चल रही है, बिकॉज़ लॉलीवुड में डांसिंग की तो अभी फुकदान है। हाँ फुकदान है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो चूंकि बॉम्बे से बॉलीवुड है ना, वो उन्होंने कर दिया, तो वो लाहौर से उन्होंने लॉलीवुड भी कर दिया उसको कि जी वो भी, इसलिए कि लाहौरियों का भी अपना एक अंदाज है, तो वो उन्होंने उस स्टाइल को कर दिया। लेकिन बेसिकली जो बॉलीवुड स्टाइल जो हम कहते हैं, देखिए बॉलीवुड जो है वो पर्टिकुलरली कोई एक डांस फॉर्म नहीं है कि हम ये कहें कि एक डांस फॉर्म है। जैसे मैंने कहा कि वो हेलन जी का जो डांस है वो तू कमला में गुड़ की डली, सही है, आइटम नंबर, हाँ जी जी, वो आइटम नंबर, हाँ आइटम नंबर, हाँ या महबूबा महबूबा है ना, उसमें भी हेलन जी हैं। हेलन जी तो मास्टर, मतलब मास्टर, उनकी तो टक्कर का कोई है ही नहीं भाई अभी तक। वो आप सोचिए 13 साल की उम्र में मेरा नाम चिन चिन चू, विदाउट एनी कोरियोग्राफर, इतना जबरदस्त गाना। नहीं तो वो ये है, और मैं आपको बताऊं कि उनको लाने वाली भी जो थी वो कक्को थी। जी बिल्कुल, हाँ, और कक्को एक आइटम गर्ल थी और उनके बाद भी आई, और हेलन के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई परफॉर्मर आई हो, तो उन्होंने तो कमाल ही कर दिया ना। तो बॉलीवुड जो स्टाइल है वो कोई एक स्टाइल नहीं है, वो बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल हैं, लेकिन एक हमारा जो एक बॉलीवुड का जो अंदाज है, जैसे उसमें हिप की मूवमेंट या कमर की मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी लाउड है, तो इस वजह से हम उसको बॉलीवुड कहते हैं। इसलिए कि आप वो सैल्सा करें या और उसमें दूसरी बात ये कि नॉर्मली आप सैल्सा डांस देखें तो बहुत एक्सप्रेशंस नहीं होते, एक्सप्रेशंस तो हमारे यहाँ होते हैं, तो हमारे यहाँ जब वो लॉलीवुड में या बॉलीवुड में जब किया जाएगा तो उसमें वो एक्सप्रेशंस का काम भी उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा वो जो बॉलीवुड स्टाइल जिसे कहते हैं कि वो आप लटके झटके जिसे कहें या ठुमका एक है ना, बिल्कुल हाँ, है। जैसे मैं गाना कहूंगा कि देखिए ठुमका भी बहुत डिफरेंट स्टाइल्स के हैं, सिर्फ एक ही तरह का ठुमका नहीं है। तो अगर आपको ठुमका देखना है और तो वो आप गोविंदा का वो जो गाना है राम नारायण बाजा बजाता झुम 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 ठुमका लगाता, तो आप देखें उसमें कितनी तरह के उन्होंने ठुमके लगा के दिखाए। तो बस ऐसे ही नहीं है कुछ भी चीज, हर चीज में एक स्टाइल है, एक अंदाज है, बहुत वेरिएशन है। वो क्या वेरिएशन है वो तो आपको एक अच्छा कोरियोग्राफर आपको कोरियोग्राफ करेगा और अच्छा परफॉर्मर उसको अदा करेगा। जब तक अच्छा परफॉर्मर नहीं होगा तो वो कोरियोग्राफर भी कुछ नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि डांस एकेडमी ज्यादा होनी चाहिए या होनी चाहिए, ताकि स्पेशली जो फिल्में बन रही हैं जहां उसमें एक्टर्स आ रहे हैं इंस्टीट्यूट से पढ़ के, वहां डांसर्स भी आने चाहिए? देखिए मैं सबसे पहले तो एक चीज इधर क्लियर कर दूं, मैंने अभी एक हमारी बहुत सीनियर क्लासिकल परफॉर्मर हैं और कोरियोग्राफर भी हैं, और उनको मैंने देखा वो स्टेज पे रो रही थी वो, और उन्होंने कहा कि पता नहीं मैं 25-30 साल से ये काम कर रही हूँ, मैं 40 साल से कर रही हूँ और मैं एक एकेडमी नहीं बना पाई। तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, और गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती। और माजरत के साथ मैंने तो ये देखा कि जब गवर्नमेंट उनको बुलाएगी तो कहेंगी मेरा एक शो कर दें, मुझे इतने पैसे दो। वो तो अपना ही मतलब भला करती हैं, वो एकेडमी की तो कोई बात ही नहीं करता है ना। मुझे भी एक दो एकेडमीज में ऐसे जो मुस्तनद इदारे हैं उन्होंने मुझे बुलाया कि जी आप यहाँ डांस सिखाएं, उन्हें बड़ा खुश हुआ कि चलो कुछ अच्छे बच्चे आ जाएंगे, कुछ परफॉर्मर्स आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जी आप हमारे शो के लिए तैयार कर दें, हमारे शो में भेज दें। अच्छा, यानी वक्ती उस पर आए। हाँ, मतलब वो अपना फायदा करते हैं कि जी ये तो दुनिया है, सब अपना फायदा चाहते हैं। देखिए फायदा तो होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। फायदा उस सूरत में होगा जब आपकी एकेडमी से बहुत सारे परफॉर्मर्स निकले। अभी उनको परफॉर्मर बनने तो दें, उनकी परफॉर्मर्स बनने में टाइम चाहिए, अभी कच्चा पक्का खाना नहीं खाया जाता। अच्छा, आपने लड़कियों की तो बात की थी हीरोइंस, तो अगर लड़कों में कौन आप समझते हैं कि अच्छा आपकी कोरियोग्राफी पिक करते हैं, परफॉर्म अच्छा करते हैं? क्या पाकिस्तान में कोई है? देखिए
परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह मेल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ, है ना। दानिश तैमूर बहुत अच्छा नाम है हमारे यहाँ। हुमायूं सईद भी बड़ा अच्छा परफॉर्मर है और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और डांस बहुत अच्छा करते हैं। मैं डांस की परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ। हाँ, और एक्टिंग तो हमें मालूम ही है सबको की, तो मैं डांस में पूछ रही हूँ। मैं ये बताऊंगी या सारे टू लेफ्ट फीट है? नहीं, लेकिन हुमायूं जो है जब इस फील्ड में नहीं आए थे तब वो मुझसे डांस सीखते थे और मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, इसलिए कि उनका सेंस बहुत अच्छा है, डांस बहुत अच्छा है, वो बहुत एनर्जेटिक है वो। तो आप देखेंगे उन्होंने अपना एक नाम बनाया। हाँ, वो तो उन्होंने तो एक प्ले भी किया जिसमें वो कथक स्टूडेंट बने थे। हुमायूं सब कुछ कर सकता है, मुझे उस पर इतना ट्रस्ट है क्योंकि मेरा उस शागिर्द रहा है और मैंने कुछ ऐसा उनकी क्लासेस ली हैं तो इसलिए मुझे पता है। इसके अलावा जैसे मैंने दानिश तैमूर को कहा, दानिश बहुत अच्छा परफॉर्मर है, एहसन खान बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। अच्छा, और भी काफी यानी लड़के आप समझते हैं कि बेहतर डांसर हैं या बेहतर पिक कर रहे हैं? हाँ, लड़के बेहतर हैं, लेकिन लड़कों का भी थोड़ा सा ये इशू है कि उनको टाइम नहीं दिया जाता, तो जब तक वो रिहर्सल नहीं करेंगे तो रिहर्सल तो खैर हर काम के लिए। हाँ, तो ये बड़ा एक वो है। जैसे मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि एक ये प्रॉब्लम भी हमारे साथ बड़ा होता है। जैसे मैं आसिम रजा के साथ मैंने बहुत सारे काम किया, बहुत वीडियोस मेरे बहुत अच्छे वीडियोस उनके साथ हैं। वो तो बहुत अच्छे म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। मलिक के साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत सारे जो शायद नाम रह गए तो आप बताइए क्योंकि नाज़रीन सुनना चाहेंगे हमारे और वो चाहेंगे कि आप बताइए, क्योंकि आसिम रजा एक बहुत बड़ा नाम है, साकिब बहुत बड़ा नाम है। नहीं, साकिब के साथ फिर एहसन रहीम के साथ बहुत अच्छा काम किया मैंने। उसके अलावा जामी के साथ बहुत अच्छा काम किया, तेरे बिना दिल ना लगे जामी ने किया, और नेशनल एंथम मैंने आसिम के साथ किया। फिर आपको याद होगा जुनैद जमशेद का एक गाना था आंखों ने आंखों से, उसमें आमना आपको डांस करवाया था और वो भी आसिम का काम था। साकिब मलिक के साथ बहुत सारा काम, मिस्टर फ्रॉडी आसिम और साकिब दोनों ने किया था। और क्या नाम है, एक सरवर मूसवी साहब होते थे, उनके साथ हमने किया था, वो सीमी इस्लाम होती थी और वो सारे उसमें वो रहीम शाह का कभी पायल बाजे छन, ये बड़ा एक हिट नंबर था। और बहुत सारे डायरेक्टर, मुझे तो अभी एग्जैक्टली नाम भी नहीं याद आ रहा। अगर आप अपने गानों के नाम बता दें जो आपने कोरियोग्राफ किए हैं। मैंने तकरीबन 200-250 गाने मतलब इस तरह के वीडियो 200-250 म्यूजिक वीडियोस की कोरियोग्राफी आप कर चुके हैं। तो नाज़रीन 200-250 म्यूजिक वीडियोस की कोरियोग्राफी कर चुके हैं और जो अभी इन्होंने नाम लिए चीदा चीदा, वो तमाम मुझे बहुत हिट सॉन्ग्स में। जी, जिसमें मैं लौट आओ एक गाना फखरे आलम का, वो बहुत अच्छा मेरा गाना है। मिस्टर फ्रॉडी बहुत अच्छा है, तेरे बिना दिल ना लगे वो बहुत अच्छा है, और मेहंदी की खुशबू से जवाब का, फिर मेहंदी हारून का भी एक गाना है मेहंदी जी, हाँ वो बहुत अच्छा है। चलिए, तो म्यूजिक तो हो गया, अब ये बताइए आप एक्टिंग भी कर रहे हैं आजकल? ओह अच्छा, हाँ हाँ, एक्चुअली बस वो फील्ड में चूंकि सब जानते हैं और मैं शुरू में तो एक्टिंग करने के लिए आया था और डांस तो मैं करता ही था, तो लेकिन वो डांस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ कि वो एक्टिंग में ज़रा कम हो गया, चूंकि टाइम ज़्यादा देना पड़ता। थिएटर मैंने काफ़ी किया और थिएटर से काफ़ी अवार्ड भी मिले कि अच्छा परफॉर्मर हैं, और थिएटर का तो आपको पता है मजा ही कुछ और होता है। थिएटर तो नशा है। हाँ, वो तो एक्टर्स के लिए है ही, एक्टर्स मीडियम तो जाहिर है, तो वो तो वहाँ से और बहुत हौसला आपको मिलता है, लेकिन थिएटर में टाइम जरा ज्यादा देना पड़ता है। तो इसीलिए आप आजकल हर टीवी सीरियल में नजर आ रहे हैं? मैं नहीं, इसलिए मतलब जिन लोगों को पता था या तो वो बुला लेते हैं तो परफॉर्म कर लेता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा जरा मैंने सख्ती की है, उनसे कहा कि मुझे टाइप रोल ना दें, आप कुछ और भी मुझसे करवाएं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो थोड़ी सी चेंज हैं और आप इंशाल्लाह आगे देखेंगी कि बहुत डिफरेंट किरदारों में मैं आपको नजर आऊँगा। आपने प्रोग्राम्स जो रियलिटी शोज होते हैं डांस के, जी, तो मेरा ख्याल है सब में आप जजेस की पैनल में रहे हैं। जी, हर प्रोग्राम में जितने चाहे पाकिस्तान में हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये खैर एक तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि लोग शायद इतने हैं नहीं और कम हैं, लेकिन शायद मेरी खुशनसीबी है कि मुझे वो बुला लेते हैं और मुझे रख लेते हैं। और कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि असल में एक जाती पसंद और नापसंद भी होती है।
तो कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है, फिर बीच में से कुछ लोगों ने मेरा नाम कटवा के किसी और को ले लिया, वो जाती पसंद के। लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जो आपने यंग टैलेंट देखा कि ये बिल्कुल शोबिस के लोग नहीं है, ये नॉर्मल जो अवाम है वो आई है जी जी, और उनको आपने ज़ाहिर टिप्स भी दिए एज ए जज, बताया भी कि ये वीकनेस है, ये नहीं है जी। तो आपको अब मुझे ये बताइए कि आपको जज करने में ज्यादा मजा आया कि मैं इनको कुछ सिखा सका, या आप जब एज ए कोरियोग्राफर होते हैं और कोरियोग्राफी करते हैं उसमें ज्यादा मजा आता है आपको, या जब आप डांस कर रहे होते हैं एज ए परफॉर्मर उसमें मजा आता है? अच्छा नहीं, देखिए मैं ये सारी चीजें ना मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, और लेकिन ये सब हैं डिफरेंट, इसलिए कि कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं जाके किसी का शो देखूं और मैं देखूं कि क्या हो रहा है, वो कैसा कर रहा है या कैसा लग रहा है, तो मैं उससे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मुझे तो वो भी अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं दूसरों के शोज जाके देखूं, उससे भी मुझे बहुत सीखने को मिलता है। जो देखिए परफॉर्मेंस का तो अपना ही एक नशा है, उसका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं कि जो आप परफॉर्म करते हैं तो वो तो एक अलग ही आप हवाओं में होते हैं उसका। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कि जो आप कोरियोग्राफ करते हैं और दूसरे लोगों को सिखाते हैं, उसमें थोड़ा सा ये फैक्टर आ जाता है कि आप की चीज सामने वाला किस तरह से उसको परफॉर्म कर रहा है। अगर वो आपकी मर्जी के मुताबिक कर रहा है परफॉर्म तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि नहीं, अगर आप एक गाना कोरियोग्राफ कर रहे हैं, वैसे तो आपने जो गाने बताए तमाम सारे आपके हिट गाने जी, क्योंकि वो बहुत मकबूल हैं अवाम में गाने, जी, तो आपकी वो अगर 100% नहीं भी देगा जी, तो गाना तो आप ही का है ना एज ए कोरियोग्राफर जी। उसमें परफॉर्मर की वजह से मैं नहीं समझती कि कोरियोग्राफर का नाम थोड़ा वो होना चाहिए, या उसको, क्योंकि जो प्रभुदेवा कर सकता है सलमान खान वो नहीं कर सकता, लेकिन वो करता है बहरहाल कोशिश। नहीं, उसमें असल में एक्चुअली बाज़ दफा हमारे यहाँ होता है कि परफॉर्मर्स के अपने ईगोज होते हैं, मतलब ये स्टेप मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो उससे किया नहीं जा रहा होता। हाँ, अच्छा, असल बात है कि मुझसे किया नहीं जा रहा, तो ये स्टेप मुझ पे सूट नहीं कर रहा, तो अरे भाई मतलब आप प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा, है ना। तो देखें यही बात बहुत सारी खवातीन भी करती हैं और लड़के भी करते हैं कि वो हमसे डांस नहीं होता। देखिए डांस बॉडी से नहीं होता, डांस होता है दिमाग से। मैं जो हाथ पैर हिलाता हूँ, मैं जो भी मूवमेंट करता हूँ, तो पहले दिमाग में सोचता हूँ, आपने सोच लिया है कि मुझसे नहीं हो रहा। अच्छा, क्या कहते हैं कि जी बेताला जो है वो डांस नहीं कर सकता? जी जी, जैसे बेताला गा नहीं सकता। जी जी, अब आपने बात की कि दिमाग से होता है, तो क्या बेताला डांस कर सकता है? नहीं, बेताला डांस नहीं कर सकता, और वो ये ऐसी बात है कि जिस तरह बेताला गा नहीं सकता है या क्या, लेकिन देखिए प्रैक्टिस, रिपीटेशन, उसी को प्रैक्टिस, उसी को रियाज कहते हैं। जब आप बार आप करेंगे तो फिर वो चीज आपको आ जाएगी। देखिए आप पहले स्टेप्स, मैं तो पहले स्टेप्स करता हूँ कि स्टेप्स डिसाइड हो गए, उसके बाद एक्सप्रेशंस कि आप इस स्टेप में मैं क्या कैसा एक्सप्रेशन। हर जगह हंसना भी नहीं होता, बिल्कुल सही, बिल्कुल है ना, हर जगह हंसना भी नहीं होता, है ना। अब देखिए मैं आपको बताऊं, सरोज जी की मिसाल दूं, इसलिए मैं बहुत इंस्पायर हूं और सरोज जी को मैं नहीं, हम क्योंकि देखें डांस की जब बात आई थी तो बगैर हिंदुस्तान के कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। अब सरोज जी ने कहा कि उन्होंने एक एक्शन कराया किसी लड़की को, वो कराया कि करे वो क्या तू लड़की थी अब पतंग हो गई, पतंग का एक्शन है ना, करे वो क्या तू लड़की थी, तो उस लड़की ने किया करे वो क्या तू लड़की थी अब पतंग हो गई। तो सरोज जी बहुत गुस्सा हुई, उन्होंने कहा ये क्या किया आपने, आप पूछ रही करे वो क्या, इसमें हंसने की क्या बात है, करे वो क्या और तू लड़की थी तो उसमें हैरानगी होनी चाहिए, है ना। अच्छा, अब आप जो कह रहे हैं कि पतंग, अब आप हंसें कि अच्छा सबसे पहले तो इसके मीनिंग समझने पड़ेंगे आपको कि इसके मीनिंग्स क्या हैं। तो क्या कोरियोग्राफर जब सेट पे आता है या जब भी उसकी एक्टर्स और परफॉर्मर्स से मुलाकात होती है, तो क्या वो गाना एक्सप्लेन करता है उनको? बिल्कुल, उसको करना चाहिए। इसका क्या, देखें करे वो क्या तू लड़की थी अब पतंग हो गई, पहले तू छोटी बच्ची थी अब तू जवान हो गई है। तो वो जो हंसी है, वो जो स्माइल है, वो बता रही है कि ये लड़की, मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई, तो जवान हो गई ना, वो ये बता रही है कि तू छोटी थी अब बड़ी हो गई है।
तो आपको तो समझना पड़ेगा ना, गाने की मीनिंग समझने पड़ेगी। सही। आपने मीनिंग्स के बगैर तो वो मीनिंगलेस कैसा डांस होगा? अच्छा, यहाँ फिल्मों में या सेट पे या जो मतलब कोई भी जो अगर हम ये देखें कि कमर्शियल है या म्यूजिक वीडियो है, डायरेक्टर कोरियोग्राफर को कितनी फ्रीडम देता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। तो आपने तो माशाल्लाह टॉप के डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जो काम जानते हैं, काम बनवा चुके हैं अपना। देखिए, जब मैंने कहा ना, जो अच्छा काम है, मैं ये समझता हूँ उसमें डायरेक्टर का बहुत हाथ। उसका हाथ यूं है कि डायरेक्टर हमें ये लिबर्टी देता है कि हम अपनी चीज कर सकें, और फिर वो उसमें नुक्स भी निकाल देता है। वो उसमें हमें मना भी कर देता है कि ये आप आउट हो रहे हैं, थोड़ा सा कम कर लें, ये ज्यादा हो रहा है, सेंसर की पॉलिसी हमें ये इजाजत नहीं दे रही, या जो भी कुछ है। तो ये आपके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिससे टीम वर्क होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ डायरेक्टर, कोरियोग्राफर जो है वो। तो अगर कोई अच्छा काम है तो उसमें डायरेक्टर का मैं समझता हूँ बहुत हाथ है, इसलिए कि डायरेक्टर जो है वो, हम कहीं भी इधर उधर भटकते हैं तो वो हमें पीछे से खींच लेता है। और दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ एक बड़ा, मैं चूंकि पीटीवी में मैंने काम किया शुरू से, और तो पीटीवी में सायरा काज़मी साहिबा के साथ में काम कर रहा था। तो मुझे याद है कि वो एक एक्शन किया, तो मुझे क्या करो, कोई हिप का कोई मूवमेंट नहीं करना है आपने, हम पीटीवी में हैं, हम क्यों, तो हमें तो आदत ही नहीं, शुरू से हम तो ऐसे डरे हुए थे कि ये मूवमेंट तो ऐसी मूवमेंट तो नहीं कर लेंगे जो। अच्छा, क्या पहले जब आप अपना सॉन्ग कोरियोग्राफ करते हैं और उसके बाद विदाउट एक्टर्स, सिर्फ अपने डांस ग्रुप के साथ, क्या डायरेक्टर को दिखाते हैं कि ये हमने तैयार किया है, ये हमारे स्टेप्स? जी, ऐसा होता है। ऐसा होता है कि ऑप्शंस भी होते हैं बाद में कि ये कर लें, ये सही नहीं लग रहा तो ये कर लें, ये कर लें, तो ऑप्शंस आपको धरे रखने पड़ते हैं। तो वो यानी आप कहते हैं ये एक तो ये स्टेप है और एक ये भी हो सकता है। हाँ, ऐसा है बिल्कुल है। लेकिन उसमें एक चीज है कि बाज़ दफा कोई चीज इतनी खूबसूरत होती है कि उस पे हम भी कंप्रोमाइज नहीं करते, तो हम कहते हैं नहीं यही होगा, डोला रे डोला का स्टेप जो है वो यही होगा। अच्छा, मैं इधर एक चीज और भी, ये बात मेरे मुंह से निकली तो मैं बता दूं। एक कोई साहब है, उन्होंने कुछ इन राइटिंग कुछ लिखा, और उन्होंने लिखा कि ये बंदा जो है, इसके बारे में इसकी ये क्वालिटी है कि ये गाना जो है 15 मिनट में कोरियोग्राफ कर देता है। सही। मतलब इतनी क्विक कोरियोग्राफ वो करते हैं। अच्छा, मैं उस बंदे को जानता ही नहीं था कि वो कौन है, और मैंने उसकी कोई कोरियोग्राफी नहीं देखी, कोई हिट कोरियोग्राफी नहीं देखी। ठीक है, मैं बताऊंगा, सरोज जी 1 महीने तक परेशान रही हैं और डोला रे डोला का स्टेप उनको नहीं आ रहा, और 1 महीने बाद वो स्टेप जब बना तो फिर उन्होंने संजय लीला को बुलाया कि सिर्फ डोला रे डोला का एक्शन डिसाइड हो गया है, सिग्नेचर स्टेप, वो आके देखें, पूरा गाना नहीं हुआ है ना। तो बात ये है कि उन्होंने अगर महीना लगाया तो वो अब सदियों याद रहेगा। आपने 15 मिनट में अगर कोरियोग्राफ कर लिया तो ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि वो म्यूजिक के साथ हो, म्यूजिक के साथ बैठे, है ना। तो ये कोई कमाल की बात नहीं है कि आपने जल्दी, यानी आप चाहते हैं कि ये वक्त दिया जाए, जो लिबर्टी मैंने पूछा या फ्रीडम मैंने पूछी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की तरफ से। एक और चीज मैं जानना चाह रही थी कि जब हम वर्ड कोरियोग्राफी इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कैमरा मूवमेंट भी जो डांस मास्टर है या जो डांस स्टेप्स बता रहा है उसकी होती है, इवन सेट, कॉस्ट्यूम्स, सारी चीजें, एक कंप्लीट पैकेज। उस वक्त जो फिल्म या म्यूजिक डायरेक्टर है वो साइड पे बैठा होता है। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा होता है? टू बी ऑनेस्ट, ये तो सोशल मीडिया के लिए तो आप देखिए, कभी ज्यादातर नहीं होता, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई डायरेक्टर ऐसा होता है कि जो इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। जैसे मैंने 1-2 डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जैसे एहसन तालिश जी, उनके साथ मैंने अलिफ अल्लाह और इंसान किया था सीरियल, उसके डांसेस भी मैंने कोरियोग्राफ किए थे। तो एहसन भाई के साथ ये था कि एहसन भाई तबला जानते थे, उन्हें तबले की बांट पता थी, और उन्हें वो मुझे कहते थे देखो ये बीच में ये आ रहा है, ये कैसे छोड़ दिया, ये भी तो दिखाओ, है ना। तो मैं भी तो आगा तारिश साहब के जी सारी जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री में ही खड़े हुए हैं। मैं तो उनको कहता हूँ कि एहसन भाई जब आपने फिल्म करनी ना, मैंने आपकी फिल्म करनी है, वो जाहिर है इसलिए वो फिल्मी बंदे हैं, लेकिन वो अभी कोई ऐसा मौका नहीं है
इंशाल्लाह जब भी ऐसा कोई मौका आएगा तो उनके साथ काम करने में मजा आएगा। वो काम बात को समझते हैं, अच्छा वो अपनी बात भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने कहा उन्होंने वो कर लिया, लेकिन उसको वो सुनते हैं और उसको वो अप्लाई करते हैं। और आप आज भी अलिफ अल्लाह और इंसान के डांसेस उठा के देखें तो वो उसमें आपको एक क्लास नजर आएगी। जैसे मैं आपको उसकी एक चीज बताऊं कि उसमें 3 मुजरे हैं और जो मैंने कोरियोग्राफ किए, और पहला मुजरा जो कोरियोग्राफ मैंने किया तो मैंने जान मार दी कि बहुत अच्छा कोरियोग्राफ, और वो बहुत अच्छा ब्यूटी शॉट्स भी दिखाया और ऐसे भी दिखाया और वैसे, और बहुत मजा आया। और जब वो आधा गाना हुआ तो उन्होंने कहा कि ये जो है अब आधे गाने में जो है ना वो सब लोग उठ के चले गए, ये गाना इतना बकवास हो रहा है कि लोग उठ के चले गए। मैंने कहा ऐसे भाई अच्छा तो डांस हो रहा है, लोग क्यों जाएंगे उठ के? तो यानी उन्होंने पहले सिचुएशन नहीं बताई थी? हाँ नहीं, एक्चुअली उन्होंने बस गाना दे दिया था कि तुम ये कोरियोग्राफ कर लो, तो उनको भी अंदाजा ही था कि हम इतना अच्छा करके आ गए। तो फिर उन्होंने कहा आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा अच्छा वो अब हम ये दिखाते हैं कि ये जो डांसर है ना इसकी उम्र ज्यादा हो गई है तो इसलिए लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो बीच में से उन्होंने कट कर दिया। फिर दूसरा उन्होंने रखा सना के साथ। सना जो थी वो उस कोठे की मालकन थी, मलका का वाइफ थी, तो जाहिर है उसका डांस एक अलग डांस था, और तो हमने उस पर भी बड़ी जान मारी, और वो सना माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, तो उनके साथ भी बड़ा मजा आया। उसके बाद तीसरा डांस आया उष्णा जो मेन हीरोइन थी, तो वो उनकी जगह ले लेती हैं और वहाँ आ जाती हैं। अब उष्णा जो है वो कह रही है मुझे डांस नहीं आता, मुझे तो मैं डांस ही नहीं कर सकती, तो अब हम बड़ा परेशान हुए। खैर कभी कभार कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो उनको आता बहुत कुछ है, लेकिन वो शायद अपने आप को इतना ऐसा फील कर रहे होते और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, लेकिन इन तीनों डांसेस में जो एक चीज थी, तीनों मुजरे थे और तीनों एक कोठे के ही डांस थे और सारे, लेकिन इसमें जो सना का डांस था वो बड़ा क्लासी डांस था। मतलब उसमें एक्सप्रेशंस का काम था और उसमें वो सारी चीजें, उसमें वो ग्रेस नजर आई है, ठीक है। अच्छा, वो जो मैंने थर्ड आपको डांस दिखाया तो उसमें वो अच्छा था, लेकिन उन्होंने दिखाया कि वो लोग पसंद नहीं कर रहे, वो एक अलग मैटर था कि एज ज्यादा है डांसर की। अच्छा, उष्णा जो है वो इन सबको उसने उड़ा दिया है और वो उस कोठे की मालकन बन गई है। अब वो डांस कैसा करेगी? अच्छा, उष्णा जो है उसका कैरेक्टर ये था कि वो एक मांगने वाली थी, फकीरी थी और वो वहां आ गई, तो उसकी ट्रेनिंग नहीं है, तो हमने उसको एक्सप्रेशंस के काम इतने नहीं दिए, हमने उससे टेक्निक से काम लिया। हमने दिखाया कि चक्कर ले रही है, जान मार रही है, स्टेप्स तेज कर रही है, इसलिए कि उसके अंदर एक फकीरनी कैसा डांस करेगी। तो इनमें आप क्या समझते हैं कि किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि तीनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और तीनों का मूड अलग है। कहने को तो मुजरा ही है, लेकिन हर एक का मूड अलग है। एक जो है वो एक्सप्रेशन से खेलती है, दूसरी जो है वो टेक्निक से खेलती है, तीसरी जो है वो एक्सप्रेशन और टेक्निक दोनों से खेलती है, लेकिन बेचारी की उम्र ज्यादा है ना। तो बात ये कि देखिए, यही तो बात है कि डांस तो सारे डांस हैं, लेकिन उस डांस में भी जो एक कमाल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और वो कमाल वही हो सकता है कि जब आप उसको टाइम दें, उसको देखें कि उसमें क्या है। इस तरह मैं उसमें एक मुझे चीज बड़ी अच्छी लगी और वो एहसन भाई ने एक्सेप्ट की, और वो ये था कि वो कहने लगे कि हम पुराने गाने चलाएंगे और उसमें तुम डांस सिखा रहे हो, क्योंकि मैंने उसमें एक्टिंग भी की थी। तो मैंने उनसे कहा कि एहसन भाई वैसा करते हैं ना कि वो मैं पढ़न करता हूँ और टुकड़े पढ़ूंगा और उसमें वो डांस करेंगे। वो कहने लगे यार वेरी गुड, ये करते हैं। तो जब मैं पहुंचता था तो फिर मुझसे कहते थे आज कौन सा टुकड़ा बताओ, पहले मुझे सुनाओ, इसलिए कि वो तबला जानते थे। वो कहते अच्छा हाँ ये वाला टुकड़ा, फिर हम कहते थे अच्छा चलिए ये वाला, फिर वो लड़कियों को कराता था मैं कि अच्छा, फिर हम वो शॉर्ट हम रेडी करते थे कि मुझको सिखा रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि उसमें जो भी कुछ हुआ वो सब ओरिजिनल था, वो सब ओरिजिनल हो गया। लेकिन अगर हम कोई पुराना गाना रानी का ले लेते तो लोग कहते नहीं यार रानी ने अच्छा किया था, जाहिर है उनको क्लासिक है भाई। हाँ, लेकिन वो चूंकि एक जहनों पे बैठ गया है और वो एक मर्ज हो गया, तो आपने उन्हीं को देखा है तो आपको वही अच्छा। लेकिन हमारे उस सीरियल के कामयाबी की शायद वजह यही थी कि उसमें हर चीज ओरिजिनल थी, और ओरिजिनल चीज फिर आपके दिल पे असर करती है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। आप देखिए हमारी हो क्या रहा है कि आइटम नंबर डालना है। अच्छा, आइटम नंबर तो भाई जैसे अगर मैं इंडिया में कहूँ कि काला चश्मा भी है। जी बिल्कुल है। तो उसमें तो लड़का भी है, लड़की भी है, और डांस उसमें जो हो रहा है फोक। देखिए बात यही है ना, आप फिल्म में अगर जरूरत है तो फिर आप करें, अगर जरूरत नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं। देखिए आप एक सुपर डुपर हिट फिल्म है और जिसका नाम है मुगले आजम। मुगले आजम में तो एक नात भी शामिल है, तो आप अब नात क्यों नहीं डालते? इसलिए कि डायरेक्टर ने फील किया कि वो कैद में है, तो कैद में वो डांस नहीं करेगी,
तो वो एक नात उसने और वो बेसिकली इल्तिजा है ना। तो मतलब वही सुपर लता जी से उन्होंने वो पढ़वाई, तो क्या खूबसूरत। देखिए आपकी स्टोरी में अगर वो उसकी जगह है तो आप बिल्कुल करें, लेकिन अगर जगह नहीं है तो बिला वजह डालने की क्या जरूरत। प्रयास शायद साहब ने रक्त जंजीर पहन के भी किया जाता है, वो क्या सिचुएशन है, हाँ, वो क्या खातून है, और क्या मतलब कि एक इस्लामी फ्रीडम फाइटर। और जी जी जी, तो देखिए कोशिश है ना, मतलब उन्होंने मेहनत की ना, लेकिन उन्होंने वो मेहनत की जो उनके दिल ने कहा, जो उनके दिमाग ने माना। दिमाग, अब आप एक चीज आपका दिमाग मान ही नहीं रहा, आप इसलिए कह रहे हैं कि अच्छा जी एक आइटम नंबर हम डाल दें। करें आप आइटम नंबर, लेकिन आइटम नंबर के भी तो कुछ जवाबित हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन। वो रूल्स क्या है आइटम नंबर के लिए? क्या रूल्स हैं, आप क्या समझते हैं? भाई अगर फिल्म में गुंजाइश बन रही है तो आप डेफिनेटली करें, और उस आइटम नंबर को आप मतलब क्या ये जरूरी है कि आप हर फिल्म में गाना हो और वो लड़की घाघरा उठा उठा के डांस करे कि उससे घाघरा नहीं समझ रहा होता? कभी देखा है आपने इंडियंस को ऐसे घाघरा उठा के वो डांस करती हैं? कभी भी नहीं देखा होगा। वो घाघरा, हमारी वाली वो घाघरा उठा कर उनसे घाघरा ही नहीं समझ रहा होता, इसलिए कि उनका पहनावा वो नहीं। अगर उनका पहनावा, वो साड़ी पहन के डांस करती है तो साड़ी ऐसे उठा दी होती, डोला में ऐसे उठा के जैसे कीचड़ में चल रही है। नहीं सही है ना। तो जब आपका पहनावा ही, आपको तमीज ही नहीं है वो ड्रेस पहनने की कि उस ड्रेस के साथ कैसे डांस होगा, तो फिर कैसे होगा, है ना। तो आपको वो चीजें देखनी पड़ेगी ना उसका। जैसे पुराने जमाने में आपने कहा तमीज ही नहीं है, तहजीब ही नहीं है। जी हाँ। तो मैंने ये सुना है, क्या ये मिथ है, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इज इट अ मिथ और नॉट, कि पुराने जमाने में अगर चबी लड़कियां होती थी या थोड़ा टॉमबॉयिश होती थी, आज तो पता नहीं उसको क्या कहेंगे, तो उनको क्लासिकल डांस, कथक और इसमें भेजा जाता था ताकि वो मैनरिज्म, वो नजाकत, वो वॉक लड़कियों में आए। इज इट ट्रू? ये दुरुस्त बात, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसलिए कि डांस आपको ऑर्गेनाइज करता है। आपने कैसे बैठना है, कैसे बात करनी, कितना हंसना है, और आपने बेसिकली आपको ऑर्गेनाइज कर देता है ना, कि आपका उठना बैठना चलना फिरना, वो सब चीजें ऑर्गेनाइज होंगी तो फिर आपकी अपनी शख्सियत में भी एक बदलाव आता है, एक अच्छा बदलाव, है ना। इसी नोट पे अब हम इसको कंक्लूड करते हुए अब आप बताइए कि पाकिस्तान में आप डांस, कोरियोग्राफी और इस मैनरिज्म, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो कंटेम्प्रेरी हो, चाहे वो बॉलीवुड हो या फोक हो, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में फोक बहुत अच्छे डांसेस होते हैं, लेवा वगैरह, भंगड़ा, ये सब होते हैं। तो आप क्या समझते हैं इनका फ्यूचर, और इस फील्ड में लड़के लड़कियों को आके प्रोफेशन बनाना चाहिए या नहीं? एक मैसेज हमारे नाजरीन को और हमारे न्यू जनरेशन को आप दीजिए। जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपने कितना टाइम इसको देना है, आपने क्या बनना है, आपने एक अच्छा परफॉर्मर बनना है, तो आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है, और आपको उस चीज के पीछे पड़ जाना होता है ना। कोई भी चीज के आप पीछे पड़ते हैं तो फिर आपको वो चीज आना शुरू होती है, और खुद ब खुद रास्ते भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें सिर्फ एक अच्छा परफॉर्मर ही जरूरी नहीं है, या बहुत गुड लुकिंग होना जरूरी नहीं है। उसमें जरूरी है कि आप कितने पंक्चुअल हैं, कितने ऑर्गेनाइज हैं, आपकी घरेलू तरबियत कैसी है। आप अगर आपकी शख्सियत में वो सारी खूबियां हैं तो आपके डांस को चार चांद लग जाएंगे, है ना। और बहुत सारे देखें ऐसे परफॉर्मर हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पंक्चुअल नहीं है, या वो उनकी गुफ्तगू में वो असर नहीं है, वो बात नहीं है, वो अपनी बात कहने का सलीका नहीं जानते, तो वो बड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो आपको सिर्फ डांस नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की बाकी चीजों को भी आपको शायरी भी समझ आनी चाहिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, आपको कोई भी चीज हासिल करने के लिए जो कहते हैं ना कि कुआं आपके पास नहीं आता, आपको कुएं के पास जाना पड़ता है अगर आपने पानी पीना हो। तो आपको ऐसे लोगों के पास, उस्तादों के पास, ऐसी जगह, ऐसी यूनिवर्सिटी, उस्ताद जो है वो यूनिवर्सिटी है, और तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा, वहां बैठ के सीखना पड़ेगा, और अपनी शख्सियत में वो तमाम चीजों को जमा करना पड़ेगा, तब एक अच्छा परफॉर्मर, एक अच्छा यानी किसी भी फनून लतीफा की जो परफॉर्मिंग साइड है उस पे मैं ये समझती हूँ कि
और जो आप भी कहना चाह रहे हैं कि लिटरेचर, हिस्ट्री, पोएट्री, इन तीनों चीजों पे आपकी कमांड होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और अपनी शख्सियत पे भी ना, बिल्कुल। आप तो ये चीजों पे कमांड होगी तो आपकी शख्सियत खुद ब खुद खूबसूरत हो गई। हाँ, और फिर दूसरी बात ये कि आपकी रियाजत बहुत मैटर करती है कि आप कितना रियाज, कितना टाइम निकालते हैं। आपको जो है ना वो दुनिया से थोड़ा सा अलग जाके एक बंद कमरे में ही रियाज करना होता है। हर वक्त आप शोर शराबे में नहीं रह सकते, और आप शोर शराबे में रहते हैं ना तो फिर आपका जहन भटकता है। तो क्या इसको प्रोफेशन बना सकता है कोई भी नौजवान या आज का? जी बना सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे मुल्क में जरा ज्यादा मेहनत की जरूरत है, और ज्यादा मैं समझता हूँ कि मेहनत के साथ साथ आपको आपकी शायद लक भी होनी चाहिए कि आप राइट टाइम पे राइट जगह पे मौजूद हो। आई थिंक लक तो सबसे ज्यादा शोबिज़ में पहले लक, उसके बाद टैलेंट, एंड देन मेहनत। हाँ नहीं, मेहनत तो खैर मैं समझता हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं वो कभी रायगा नहीं जाते, वो कहीं ना कहीं आपको पे करती है। सर लेकिन गधा घोड़ा नहीं बनता ना, डरबी में घोड़ा ही दौड़ता है। हाँ ये तो है। तो मेहनत लेकिन गधा ज्यादा करता है। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना किस सिम्त में मेहनत कर रहे हैं, तो वो सिम्त आपकी वो गाइडेंस बहुत जरूरी है। वही मैंने कहा जो उस्ताद या जो भी आपके बाअदब बानसीब बेअदब बेअदब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये तो आज की जनरेशन को सोचना चाहिए कि कोई भी जो आपसे एक्सपीरियंस में ज्यादा है वो आपको कुछ दे के ही जाए। जी हाँ, और दूसरी एक चीज मैं और भी कहूँगा कि हमारे यहाँ जो है वो पहले मेल टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट होती थी और बहुत ही उनको, और अब ये है कि वो इसलिए कि देखिए आर्ट जो था ना वो उस्तादों के पास था, वो मेल थे, लेकिन अब जो है वो उन्होंने कहा कि जी वो लड़की नाचती हुई नजर आए तो पैसे भी होंगे। तो आप ये देखें कि फन भी जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, वो उसमें वो क्वालिटी नहीं रही। आप भी यही कह रही हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो गाने नहीं आ रहे हैं, वो डांस नहीं बन रहा है, इसलिए कि हमने अपनी सोच को बदल दिया है ना। तो सोच सिर्फ लड़की होने की वजह से वो गाना अच्छा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो फिर एल्विस प्रेस्ले, शम्मी कपूर, गोविंदा, प्रभुदेवा, ये लोग तो, या हमारे यहाँ वहीद मुराद, आप गाना कोको कोरीना देखिए, आपको लगेगा वो शख्स नाच रहा है जी, उसका रोम रोम नाच रहा है। अच्छा, वो रोम रोम नाच रहा है। मैं तो कहूँगा कि गोविंदा एक ऐसा परफॉर्मर है कि उनके आगे आप कोई भी लड़की खड़ी कर दें, आप गोविंदा को ही देखेंगे। बिल्कुल, बिकॉज वो ही एंजॉयज, उसको खुद नहीं पता वो कहाँ है, वो खोया हुआ है उस वक्त एक हाँ। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है जैसे हमने कहा कि वो हेलन की मैं समझता हूँ मद्दे मुकाबिल आज भी कोई नहीं है, इसलिए देखिए शम्मी कपूर साहब जो हैं वो खुद अपने गाने कोरियोग्राफ करते थे और वो किसी को बताते भी नहीं थे कि क्या है, क्योंकि वो उनकी फिल्म उसी वक्त आमद हो रही होती थी। तो उसको मैच करना हेलन जी जैसी, क्योंकि उनको तो सिर्फ एग्जिट बता दिया जाता था, एंट्री और एग्जिट के साथ यहाँ से यहाँ तक मूव कीजिएगा, इसको वो क्या मूव करेंगे, और हेलन जी बेचारी प्रॉपर डांस कर रही हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन उसी वक्त बनाना आसान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें बड़ी एक ऐसी हैं कि इसको हमें नजर में रखना चाहिए, और हमेशा अच्छे और एनर्जेटिक और सुलझे हुए और ऐसे लोगों की जरूरत हमेशा आर्ट को रहती है कि जो कि अपना काम जानते हैं और सच को आँच नहीं कहते ना। तो वो जो है झूठ बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन फिर सच ही सच होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सच्चा और अच्छा काम करें और झूठे सहारों पे ट्रस्ट ना करें, इसलिए कि वो ज्यादा देर पर नहीं होते। चलिए, बहुत शुक्रिया फर्रुख, आप आए, आपने इतनी अच्छी बातें की। मुझे यकीन है कि मैं तो आपको जानती हूँ, आपसे दोस्ती है मेरी बहुत अच्छी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और हमने इतनी सारी बातें की, और आई होप कि जो नाज़रीन हैं वो भी एंजॉय करेंगे। डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज इस फील्ड में पाकिस्तान बहुत पीछे, और मैं चाहती हूँ कि अब वो तेजी से आगे बढ़े। हाँ, और अब तो मौके ज्यादा हैं, तो मौके ज्यादा हैं तो ज्यादा काम होना चाहिए, और आपने तो बहुत काम किया है माशाल्लाह, आप अभी भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थे फर्रुख दरबार। नाज़रीन, बीइंग सिनेमैटिक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके पास नई नई फनून लतीफ़ा और मुख्तलिफ शोबों से शख्सियात लाते रहें। अंजुम चांदना को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम फ्रेम इन में अगली बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।